कल तक हम लोगों ने पढ़ा और गोली दर्पण में चिन्ह परिपाटी, वक्रता केंद्र और फोकस में संबंध, UVF में संबंध, ये तीन चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया। हमने जैसे एफ फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो बताया था, एफ बराबर R/2, एक सूत्र ये बताया गया था। दूसरा ये फोकस दूरी और U और B में संबंध जो बताया गया था, 1/U धन 1/V बराबर 1/F, ये था। और ये संबंध जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ही। लेकिन और इसमें जो है तीन फैक्टर है, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस दूरी। तीनों अगर दो मालूम हो इसमें, चाहे जो दो फैक्टर UVF में दो मालूम हो, तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। इसको आंकिक प्रश्न बताने के लिए कल हो सकता है वीडियो हम बनावे इस पे। और इसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो हमने बताया सवाल इस पे कि अगर वक्रता त्रिज्या वो मतलब ये 40 सेंटीमीटर है, R बराबर 40 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कर देंगे 2, यही बराबर हो जाएगा 40/2 यानी 20। फोकस दूरी देखिए निकल आई, वस्तु की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत इजी सवाल है, आप दिमाग में बैठा लीजिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, ये जाने रहिए। फोकस दूरी सदैव, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे जो दर्पण है दोनों में, गोली दर्पण में, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की सदैव आधी होगी। अगर 40 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। और कभी कभी सवाल ये पूछ दे देता है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उसका दूना कर दीजिए। फोकस दूरी का दूना जो हो जाएगा 15 दूना 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ये तो बड़ा इजी है, एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। दे दिया जाए अगर कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो उस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो 15, अब उसमें दे दे अगर कि 30, 35, 40 जो है, तो विकल्पी में तो 15 दूना 30, उसका 30 कर देंगे, ये हो जाएगा। तो ये तरह फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या। और इसमें सवाल में देखिए UVF, ये वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस दूरी, तीनों चीजें है। और ये जो चिन्ह परिपाटी हमने बताया है, चिन्ह या चिन्ह के साथ उसका मान रखना है, समझ गए कि नहीं। ये चिन्ह के साथ वस्तु की दूरी हमने बताया सदैव ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक, जैसी वहां सवाल में पूछा जाए। और फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन वस्तु की स्थिति सदैव ऋणात्मक होगी, उसका मान इसमें रख दिया जाएगा। बस सवाल दो फैक्टर, जैसे फोकस दूरी पूछ ले तो दिया रहेगा वस्तु की स्थिति दी रहेगी और प्रतिबिंब की स्थिति दी रहेगी, चिन्ह के साथ रख करके फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं। इस पे सवाल हम कल बताएंगे। अब आज जो हमारा टॉपिक है यह है रेखीय आवर्धन, लाइनर मैग्निफिकेशन। ये क्या चीज है, रेखीय आवर्धन क्या है। अब देखिए ये वस्तु है मान लीजिए कोई, और ये दर्पण है,
ये दर्पण है, वस्तु है। अरे ये मुख्य अक्ष है, और ये देखिए ये वस्तु है ए और बी। देखिए आवर्धन को समझने के लिए बना रहा हूं, ए और बी। तो ए से मुख्य अक्ष से पर ए से डाला गया लंब, वो लंब जो है और उसकी लंबाई जो होगी, देखो ये पूरी लंबाई, ये उसकी जो है डाला गया लंब उसकी लंबाई होगी। ए बी वस्तु है ना, तो इस लंबाई को मान लीजिए यच से, वस्तु की वस्तु है ये, यच से प्रदर्शित लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम स्मॉल एच से प्रदर्शित अगर करें, हाइट, एच मीन्स हाइट ना, तो हाइट को, लंबाई को एच से प्रदर्शित करें। और देखिए मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ये, तो ध्रुव से ये, तो ये हो जाएगा ए डैश, ए बी डैश ये हो जाएगा, और ए डैश ये हो गया। मान लीजिए प्रतिबिंब है ये वस्तु है, अब ये प्रतिबिंब है। अब देखिए इसकी लंबाई नापने के लिए क्या करेंगे कि अक्ष से लंबवत दूरी नापी जाएगी, इधर उधर नहीं, ये लंबवत दूरी ही मानी जाएगी। तो इसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश से अगर प्रदर्शित करें, देखिए ये तो इसकी कुछ सेंटीमीटर लंबाई होगी ना, इसको कुछ लंबाई होगी, नापेंगे आप। और ये जो है प्रतिबिंब मान लीजिए नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी लंबाई भी कुछ होगी। लंबवत नापने के लिए जहां पर वस्तु रखी है या जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, अक्ष से लंबवत दूरी ही नापी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये लंबाई मान लिया जाए, तो रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा, आवर्धन के लिए आवर्धन बराबर होगा, ये देखो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ये हो गई, बटा जो है वस्तु की लंबाई, ध्यान रखिएगा। यहां देखो बराबर है, बटा होगा वस्तु की लंबाई, ये दो है। अच्छा, प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे प्रकट किए हैं, एच डैश से, तो यही बराबर देखो हो जाएगा एच डैश। और वस्तु की लंबाई को एच से प्रदर्शित किए हैं, तो आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन बराबर हो जाएगा एच डैश बचा एच, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहेंगे। समझ रहे हो ना, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात जो आएगा वो आवर्धन होगा। तो ये आवर्धन का सूत्र है। अब देखिए इस लंबाई को चिन्ह परिपाटी जो है बताया हमने, उसको यहां पर रखना है। देखिए जैसे ये देखिए, ये जो है ऊपर की तरफ है ना, ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ वस्तु है, तो इसका चिन्ह कैसा हमने बताया था, धनात्मक। तो ये देखिए धनात्मक होगा, और इसके नीचे जो है मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई जो नापी जा रही है वो ये होगी ऋणात्मक। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है उसको चिन्हों का हम प्रयोग इसमें करते हैं। अगर अब देखिए यदि वो ये जो है धनात्मक, अगर वो धनात्मक आता है आवर्धन, ये आवर्धन आएगा कुछ ना, जब चिन्हों की किताब से रखेंगे
तो अगर धनात्मक आवर्धन आता है तो ये प्रतिबिंब क्या, धनात्मक आवर्धन है तो प्रतिबिंब का जो ये होगा ये धनात्मक मीन्स प्रतिबिंब जो है वो धनात्मक आवर्धन है ना, तो धनात्मक आवर्धन होगा तो उसकी क्षमता देखी, क्षमता जो होगी धनात्मक होगी, आवर्धन की क्षमता जो होगी वो धनात्मक होगी। अगर ऋणात्मक में आता है तो उसकी आवर्धन क्षमता जो है ऋणात्मक होगी। ये इसका है। अच्छा एक चीज और देखिए, ये आवर्धन जो है क्या किसी और चीज पर निर्भर करेगा ना? आवर्धन जो है, देखिए आवर्धन किस चीज पर निर्भर करेगा? देखिए वस्तु की स्थिति और वस्तु की लंबाई पर निर्भर करेगा। वस्तु स्थित नहीं बल्कि वस्तु की लंबाई पर आवर्धन निर्भर करेगा। देखिए ये है आवर्धन, देखिए आवर्धन, अगर अब आवर्धन 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 जो है ये मान लीजिए एक आ रहा है तो इससे क्या प्रकट हो रहा है, यानी ये और ये इसका बराबर एक आ जा रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है। देखिए ये कब एक आएगा, जब मान लीजिए h बराबर 10 हो, h डैश बराबर 10 और h बराबर भी 10 हो, तब तो कटेगा, एक आएगा। तो अगर आवर्धन एक हो रहा है तो क्या होगा, ये वस्तु और प्रतिबिंब बराबर है, वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है, वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई जो है ये बराबर है। का मतलब यानी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों आपस में बराबर है, तब एक आएगा। समझ रहे हो ना? आवर्धन कब एक आएगा, जितना बड़ा वस्तु है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब हो, उसकी लंबाई स्थित नहीं, यहां से यहां तक की दूरी नहीं, बल्कि इसकी लंबाई या इसकी लंबाई, समझ गए ना? तब तो एक आएगा। तो ये जब एक आवर्धन आ रहा है तो वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है, इसका मतलब यह बराबर ये इतने हम लिख दें, इतने काफी है, वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है। अच्छा देखिए, अब अगर एक से अधिक आवर्धन है, एक से अधिक कब होगा बताओ? एक से अधिक कब होगा आवर्धन? जब यानी वस्तु की लंबाई, देखो ये प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई, यही अनुपात को आवर्धन कहेंगे। एक से अधिक कब होगा? जब वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा होगी, वस्तु की लंबाई कम होगी, समझ गए ना? तब आवर्धन एक से अधिक होगा। तो एक से अधिक कब होगा? प्रतिबिंब की लंबाई अधिक, प्रतिबिंब की लंबाई अधिक वस्तु की लंबाई कम, वस्तु की लंबाई कम है, प्रतिबिंब की लंबाई अधिक, यानी प्रतिबिंब के ये अधिक होगा और ये कम होगा, तब तो एक से अधिक होगा आवर्धन, ठीक है ना? अच्छा देखिए, अब फिर एक से कम आवर्धन, एक से कम
एक से कम आवर्धन कब होगा? एक से कम कब होगा? जब वस्तु की लंबाई देखो ये है, एक से कम कब होगा? जब वस्तु की लंबाई अधिक और प्रतिबिंब की लंबाई कम हो। तो आवर्धन एक से कम जब होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई कम, प्रतिबिंब की लंबाई कम, वस्तु की लंबाई अधिक। वस्तु की लंबाई अधिक, देख रहे हो नहीं? आवर्धन से भी मालूम हो जाएगा कि जब आवर्धन एक होगा तब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में बराबर होगी। जब आवर्धन एक से अधिक होगा, एक से अधिक आएगा कब? तब का होगा प्रतिबिंब की लंबाई अधिक होगी, वस्तु की लंबाई कम होगी। तीसरी स्थिति में देखो, एक से कम, अगर एक से कम आ रहा है तो बस प्रतिबिंब की लंबाई कम हो गई, ये कम हो गई इसकी लंबाई, और वस्तु की लंबाई अधिक। इस तरह से आवर्धन का प्रतिबिंब के लंबाई पर निर्भर करता है। आवर्धन, किसी वस्तु का आवर्धन जो होगा प्रतिबिंब की लंबाई पर निर्भर करता है। और हम जान लेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, अवतल दर्पण में अवतल और उत्तल का दोनों का यही सूत्र लगेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में आवर्धन सदैव एक से कम ही होगा, यही पोजीशन होगी, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई उसमें कम होती है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु का आकार जो है वो बड़ा होता है प्रत्येक स्थिति में। उत्तल दर्पण में, अवतल में तो ये तीनों कंडीशन हो सकती है, कहीं अधिक है वस्तु की लंबाई, कहीं बराबर है, तो कहीं प्रतिबिंब की लंबाई अधिक है, तो कहीं प्रतिबिंब की लंबाई कम है। ये अवतल दर्पण में तो ये तीनों स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में सदैव आवर्धन एक से कम ही होगा, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है और दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। समझिए ना? तो ये है, एक और सूत्र है इसमें। एक तो सूत्र ये है, लंबाई आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की। अगर सवाल में दोनों चीज दिया है, अब इसी सवाल में अगर दिया होता प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर है, वस्तु की लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर या 30, जो भी हो, तो भाग दे देंगे तो निकल आएगा आवर्धन। एक छोटा ये सवाल इस तरह पूछा जाता है जब। अब आइए, इसी पे एक सूत्र और है, इसी पर एक सूत्र और है, 4 फैक्टर उसमें है, निकालना नहीं आप लोगों को। यम बराबर देखो होता है, यम बराबर ये वस्तु की लंबाई एच जो है डैश बटा प्रतिबिंब की लंबाई एच, ये बराबर होता है ये ऋण वी बटा यू। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। कहां से? ध्रुव से। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बी है, और ध्रुव से और वो वस्तु की दूरी जो है यू है। और ये क्या है? ये क्या चीज है? एक सूत्र देखो, यो है, एक और ये व्यंजक निकला है, ये निकालना नहीं आपको है, आपके कोर्स में निकालना नहीं है सिर्फ, लेकिन जानिए सूत्र है आवर्धन का। एक सूत्र यह है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। दूसरा सूत्र देखो, आवर्धन देखिए, आवर्धन बराबर होगा ये प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर होगा ऋण वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति बटा वस्तु की।
ये है सूत्र। अब देखिए इसमें चार चीजें, 1 2 3 4 सवाल में अगर चार चीजें दी है तो आवर्धन इस तरह से रख करके आवर्धन हम निकाल लेंगे। चारों में से 3 फैक्टर, 1 2 3 फैक्टर मालूम हो जाए और चौथा ये मालूम हो जाए, 1 2 3 4 5 फैक्टर है इसमें। आवर्धन है, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति। इसमें से चारों में से अगर पांचों में से चार मालूम हो तो पांचवा निकाला जा सकता है। इस पे संबंधित न्यूमेरिकल हम कल बता देंगे। तो यही सूत्र जो है अवतल दर्पण में भी लागू होता है और उत्तल दर्पण में भी लागू। बस आज इतना, कल जो है इस पे न्यूमेरिकल हम बता देंगे। इस तरह से ये पूरा गोली दर्पण जो है वो खत्म हो गया। इसमें कम से कम 4 नंबर के सवाल आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको जैसे मैंने बताया पीढ़ोत तैयार करिए, 4 नंबर हल हो जाएंगे। और